सोचिए कि एक फार्मूला वन की रेस चल रही है। एक गाड़ी सबसे आगे हो और बहुत तेज दौड़ रही है, पर अचानक से वो गाड़ी पिट स्टॉप में चली जाती है। अच्छा, तो देखने वालों को लगता होगा कि गाड़ी खराब हो गई या रेस हार रही है। बिल्कुल, बाहर से वैसा ही लगता है, लेकिन असल में वो ड्राइवर अपने टायर्स चेंज कर रहा है और इंजन को ठीक कर रहा है ताकि आगे की लंबी रेस बिना किसी क्रैश के जीत सकें। हाँ, ये काफी जरूरी होता है लंबी रेसेस में। सही कहा। और ओला इलेक्ट्रिक के Q3 नंबर्स और उनकी जो फरवरी 13, 2026 की अर्निंग्स कॉन कॉल थी, उसको देखकर मुझे बिल्कुल वही F1 पिट स्टॉप याद आया। ओह वाओ, ये काफी इंटरेस्टिंग एनोलॉजी है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इस कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री की तह तक जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। राइट। हमें इसको एक अलग नजरिए से देखना है। हाँ, मतलब हम महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के वैल्यू इन्वेस्टिंग चश्मे से स्टार्टअप के सिग्नल्स को डिकोड करेंगे। हम इस कंपनी को सिर्फ एक ऑटो कंपनी नहीं बल्कि ईवी स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के मिश्रित रूप में देखेंगे। तो शुरू करें। बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि इस विश्लेषण के लिए ये कॉन कॉल एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कोई आम नतीजों वाली क्वार्टरली कॉल थी ही नहीं। वेट, सच में? तो क्या था इसमें अलग? एक ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव तौर पर नए बाजार घेरने और हाइपर एक्सपेंशन पर ध्यान दे रही थी, उसने अचानक से एक कदम पीछे लिया है। उन्होंने इस कॉल में नए सीएफओ दीपक रास्तोगी को आगे किया। अच्छा, नए सीएफओ को इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, और उनकी शुरुआती बातों से ही साफ हो गया कि कंपनी अब एक सस्टेनेबल और स्टेडी स्टेट मॉडल पर ध्यान दे रही है। यानी अब अंधाधुंध पैसे खर्च करके ग्रोथ नहीं चाहिए। तो मतलब एक ठोस और टिकाऊ धंधा बनाना है अब। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सही बात है, ये एक तरह का स्ट्रक्चरल रीसेट था। ये बदलाव तो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये पिट स्टॉप उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है या हालात ने उन्हें मजबूर किया है? आपका इशारा मार्केट के हालात की तरफ है, राइट? हाँ, मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, और दूसरी तरफ कंपनी की सर्विस को लेकर जो खराब किस्से सामने आए हैं वो तो किसी से छुपे नहीं हैं। बिल्कुल, वो एक मेजर इशू रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो ऐसे माहौल में क्या ये बिजनेस सच में उस लेवल पर आगे बढ़ सकता है जिसका इन लोगों ने वादा किया था? अगर हम बुनियादी धंधे को समझें तो ओला इलेक्ट्रिक मुख्य रूप से अपने स्कूटर्स बेचकर पैसे कमाती है। हाँ, उनका प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स वही है। लेकिन इस कॉल में उनका पूरा जोर इस बात पर था कि वो अपनी बैटरी, अपने सेल्स और अपना सॉफ्टवेयर सब खुद बनाएंगे। एक ही वक्त पर इतने सारे मोर्चों पर लड़ना क्या खतरे से खाली है? देखिए, खतरा तो है, लेकिन इसी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल की वजह से उनका मुनाफा आगे चलकर कई गुना बढ़ सकता है। वो कैसे, थोड़ा समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। एक आम ऑटो कंपनी की मिसाल लीजिए। वो अलग अलग सप्लायर से बैटरी, मोटर और सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। राइट, और उन्हें सिर्फ असेंबल करते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें हर सप्लायर अपना मार्जिन रखता है, जिससे मेन कंपनी का मुनाफा कम हो जाता है। पर ओला शुरुआत से ही इस पूरी चेन को खुद कंट्रोल करना चाहती है। अच्छा, तो मतलब बिचौलियों को हटा रहे हैं। हाँ, उन्होंने करीब 5300 करोड़ रुपए का भारी खर्च सिर्फ इसलिए किया ताकि वो मोटर्स, बैटरीज, सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स खुद बना सकें। 5300 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। पर जब आप पूरा सामान खुद बनाते हैं तो बाहर वालों को दिया जाने वाला मुनाफा आपकी खुद की जेब में आता है। इसलिए आखिरी मुनाफा अभी भले ही दूर हो, लेकिन इस दिशा में बढ़ने का रास्ता इन नतीजों में साफ दिख रहा है। वेट, यहाँ पर एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। क्या बात? स्टार्टअप की दुनिया में सबसे जरूरी चीज होती है हर एक गाड़ी पर होने वाला मुनाफा, जिसे हम यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस क्वार्टर में उन्होंने बताया कि उनका ग्रॉस मार्जिन 34.3% हो गया है। हाँ, 34.3%, ये हाईएस्ट एवर है उनके लिए। पर यह हैरान करने वाला आंकड़ा है। ऑटो इंडस्ट्री में पेट्रोल गाड़ियां बनाने वाली बड़ी बड़ी पुरानी कंपनियां 20 से 30% मार्जिन के लिए तरसती हैं। फिर एक नई ईवी कंपनी अचानक से इतना मार्जिन कैसे कमा सकती है? मैं समझ रही हूँ आपका डाउट। मतलब हर गाड़ी पर लगभग 50,000 रुपए की बचत। कहीं ये आंकड़े सिर्फ दिखावे के तो नहीं है? नहीं, ये आंकड़े दिखावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ठोस तकनीक है जिसे जेन 3 प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। जेन 3 प्लेटफॉर्म, ये क्या करता है? होता क्या है कि जब आप अपनी गाड़ी का तीसरा वर्जन बनाते हैं और सप्लाई चेन खुद कंट्रोल करते हैं,
तो आप इंजीनियरिंग में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। जेन 3 प्लेटफॉर्म में उन्होंने गाड़ी के अंदर की वायरिंग, मोटर कंट्रोल और बैटरी मैनेजमेंट को बहुत टाइटली इंटीग्रेट कर दिया है। अच्छा, तो अलग-अलग पुर्जे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। पुर्जे कम लगेंगे तो बनाने का खर्च भी ऑटोमेटिकली कम आएगा। इसी वजह से हर गाड़ी बनाते ही उन्हें लगभग 34% का मुनाफा सिर्फ लागत पर दिख रहा है। ओके, चलिए, गाड़ी बनाने में बचत हो रही है, ये मुझे समझ आता है। पर कंपनी चलाने के खर्चे का क्या, जिसे ओपेक्स कहते हैं? हाँ, उसमें भी उन्होंने काफी बड़ा कट किया है। वही तो, उन्होंने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को 840 करोड़ से सीधा आधा करके 484 करोड़ पर ला दिया है। और आगे से 250 से 300 करोड़ तक लाने की बात कर रहे हैं। पर कैसे? एक ऐसी कंपनी जो पूरे देश में फैली हुई है, वो अचानक से अपने रोजमर्रा के खर्चे इतने कम कैसे कर सकती है, बिना अपने धंधे को नुकसान पहुंचाए? इस बजट के पीछे 2 बड़े कदम हैं। पहला, उन्होंने अपने रिटेल स्टोर्स को ऑप्टिमाइज किया है। जो छोटे और नुकसान देने वाले स्टोर्स थे, उन्हें बंद करके बड़े और प्रॉफिटेबल हब्स पर ध्यान दिया गया है। अच्छा, मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। और दूसरा कदम? दूसरा और सबसे बड़ा कदम है बैक ऑफिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का इस्तेमाल। उन्होंने अपना ज्यादातर मैनुअल काम सॉफ्टवेयर के हवाले कर दिया है। ओह वाओ, तो R&D का फायदा बैकएंड में भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली और इन सब का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि मैनेजमेंट के मुताबिक उनका 85 से 90% खर्च अब फिक्स्ड कॉस्ट बन चुका है। वेट, मतलब अब आगे चलकर रोजमर्रा के खर्चे नहीं बढ़ेंगे, चाहे सेल्स बढ़ जाएं? हाँ, कल को अगर गाड़ियों की सेल्स दुगनी भी हो जाए तो उनके ऑपेक्स दुगने नहीं होंगे। इसे हम धंधे की भाषा में ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा देता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें मुनाफा कमाने के लिए अब बहुत ज्यादा गाड़ियां बेचने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से अब इनका EBITDA ब्रेक इवन सिर्फ 15,000 गाड़ियां हर महीने बेचने पर ही मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ 15,000 यूनिट्स महीने के। जो पहले से काफी कम है। ये नंबर उस कंपनी के लिए बहुत छोटा लगता है जिसने मार्केट में एक टाइम पे दबदबा बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, द एलिफेंट इन द रूम। आप सर्विस इश्यूज की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। गाड़ी का इंजन और बैटरी कितनी भी लाजवाब हो, जब सड़क पर गाड़ी खराब होगी और मैकेनिक ही नहीं मिलेगा तो कस्टमर क्या करेगा? इस कॉल में इस समस्या पर क्या बात हुई जिसने पिछले कुछ महीनों में ब्रांड की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है? देखिए, मैनेजमेंट ने इस समस्या को कम्प्लीटली ओपनली स्वीकार किया इस बार। अच्छा, पहले की तरह डिनाई नहीं किया? नहीं, पिछले सालों में जो उनका लहजा हमेशा अग्रेसिव और दुनिया जीतने वाला होता था, वो इस बार काफी डिफेंसिव और संभला हुआ था। ये तो एक अच्छा सिग्नल है, रियलिज्म दिख रहा है। हाँ, पर अपने अंदरूनी बदलावों को लेकर वो काफी उम्मीद में भी दिखे। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इस परेशानी को सर्विस स्केल इशू बताया, न कि प्रोडक्ट क्वालिटी इशू। इन दोनों में क्या फर्क है उनके हिसाब से? उनका मानना है कि गाड़ियां खराब क्वालिटी की नहीं बनी है, बल्कि जब छोटी-मोटी समस्याएं आती हैं तो उनका सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था कि हजारों गाड़ियों को एक साथ ठीक कर सके। तो बैकलॉग बन गया? एग्जैक्टली। और इस दावे के समर्थन में उन्होंने बताया कि उनका वारंटी प्रोविजन अभी भी 2 से 3% के बीच है, जो कि शायद ऑटो इंडस्ट्री में सबसे कम माना जाता है। हाँ, ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग मेट्रिक है। पर जब मार्केट एनालिस्ट्स ने उनसे बिल्कुल सीधे शब्दों में पूछा कि भाई साहब, आपका भरोसा कब वापस आएगा, ये 15,000 गाड़ियों का लक्ष्य आखिर किस महीने और किस तारीख तक पूरा होगा, तो वहां पर थोड़ा साइलेंस था। हाँ, मैनेजमेंट वहां से कली काट गई। उन्होंने कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दी। कैश रनवे कितना बचा है, इस पर भी खामोशी थी। एक निवेशक के रूप में जब मैनेजमेंट ऐसी जरूरी बातों पर वेग या अस्पष्ट जवाब दे तो चिंता तो होती है ना? चिंता होना लाजमी है, पर मेरी समझ से इस अस्पष्टता का एक बड़ा कारण है। क्या कारण है? ब्रांड का भरोसा टूटना और फिर से जुड़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक्सेल शीट पर महीने की 15 तारीख के आगे लिख सकें। शुरुआती दिनों में जब अर्ली अडॉप्टर्स थे, वो थोड़े बहुत सर्विस परेशानियां झेल लेते थे क्योंकि उन्हें नई टेक का शौक था। हाँ, उन्हें बस नया खिलौना चाहिए था। सही बात है। लेकिन अब ईवीज को आम जनता तक पहुंचना है, और आम जनता को रेंज से ज्यादा इस बात पर भरोसा चाहिए कि गाड़ी बीच रास्ते में उन्हें धोखा नहीं देगी। बिल्कुल, आम आदमी को पीस ऑफ माइंड चाहिए। इसे ठीक करने में वक्त लगता है। हालांकि जमीन पर कुछ सुधार जरूर हुए हैं जिनका उन्होंने डेटा दिया। जैसे कि जो सर्विस बैकलॉग पहले 14 दिन लंबा चल रहा था, वो अब घटकर 7 से 8 दिन पर आ गया है। ओके, तो इम्प्रूवमेंट तो है, पर जब तक ये इम्प्रूवमेंट्स जमीन पर एक्चुअल सेल्स नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होते, मैनेजमेंट शायद कोई हवाई वादा नहीं करना चाहती। समझ गया। पर यहाँ एक और चीज है,
अगर सर्विस ही इनकी सबसे बड़ी परेशानी है, तो एक आम इंसान यही सोचेगा कि सारा पैसा नए मैकेनिक्स और सर्विस सेंटर्स पर लगाना चाहिए। नॉर्मल अप्रोच वही होती है। पर इनका ज्यादा बड़ा पैसा तो कहीं और ही लग रहा है। इन्होंने अपनी गीगा फैक्ट्री और R&D पर 5300 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं। ये भारत की अकेली ऐसी फैसिलिटी है जो इस बड़े पैमाने पर चल रही है और मार्च तक 6 गीगावाट की कैपेसिटी पर काम करने लगेगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आखिर इस इतने बड़े खर्च का मकसद क्या है जब इनकी सेल्स ही अभी रुकी हुई हैं? यही वो पॉइंट है जहां इस कंपनी की असली ताकत छुपी है, जिसे हम कंपेटिटिव मोट कहते हैं। अच्छा, कंपेटिटिव मोट, ये कैसे? एक ईवी कंपनी के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी खुद की बैटरी बनाने की क्षमता होती है। बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बैटरी सेल के लिए आखिरकार दूसरे देशों या दूसरे सप्लायर्स पर निर्भर हैं। हाँ, ज्यादातर लोग तो इंपोर्ट ही करते हैं। राइट, पर ओला ने अपना पायलट प्रोजेक्ट पूरा करके अब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। उनका नया 4680 भारत सेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये 4680 सेल, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं सुनने वालों के लिए। इसका मतलब है कि बैटरी के सेल का आकार 46 मिलीमीटर चौड़ा और 80 मिलीमीटर लंबा है। बिल्कुल सही टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया आपने। ये पुराने डिजाइन से अलग है। इस नए आकार का फायदा ये होता है कि सेल के अंदर ज्यादा एनर्जी भरी जा सकती है, वो गर्म कम होता है और उसे बनाने में पार्ट्स भी कम लगते हैं। इसका सीधा असर कस्टमर की जेब पर दिखता है। हाँ, और रेंज पर भी। वही ना, इनका नया रेंज टू प्राइस इंडेक्स बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स से लगभग 50% बेहतर बताया जा रहा है, यानी उतने ही पैसों में आधी रेंज और ज्यादा। ये बहुत बड़ा टेक एडवांटेज है। और उन्होंने सिर्फ यहां तक नहीं बताया, बल्कि 4612 सेल का रोड मैप भी दिखाया, जो बताता है कि इनकी नज़र सिर्फ बाइक्स और स्कूटर तक सीमित नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अगर हम इन पिछले सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ें, तो भविष्य में एनर्जी स्टोरेज का धंधा, जिसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या BESS कहा जाता है, वो इनके ऑटो बिजनेस से भी बड़ा हो सकता है। वेट, सच में स्कूटर्स बेचना इनका सेकेंडरी बिजनेस बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉल में भावेश अग्रवाल ने इस बात पर काफी जोर दिया कि सरकार की तरफ से उन्हें 20 गीगावाट का PLI एलोकेशन मिला हुआ है। अच्छा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब तो यह है कि सरकार उन्हें हर सेल बनाने पर सब्सिडी देगी, जिससे उनकी लागत और भी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। और इनकी गीगा फैक्ट्री सिर्फ उनके अपने स्कूटर्स के लिए नहीं बनी है। आगे चलकर ये बड़े कमर्शियल ग्रेड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एनर्जी स्टोरेज देगी। ओह, ये तो सच में एक बड़ी पिक्चर है। हाँ, ये एक ऐसी डीप टेक्नोलॉजी मोट है जिसे कॉपी करना किसी भी लेगेसी प्लेयर या नई कंपनी के लिए हजारों करोड़ रुपए और बरसों का वक्त मांगेगा। चलिए, अब इन सब बातों को कसौटी पर कसते हैं। अगर हम इनको वॉरेन बफेट के नजरिए से देखें, तो वो इस कंपनी को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ये किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के दिमाग में चलने वाली सबसे बड़ी कश्मकश होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बफेट साहब को ऐसी कंपनियां बिल्कुल पसंद नहीं जहां हर महीने कैश जल रहा हो, और ना ही वो ऑटो कंपनियों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जनरल तौर पर। सही बात है, वो आम तौर पर इन सेक्टर्स से दूर रहते हैं। तो क्या वो इस कॉन कॉल को देखकर तुरंत दरवाजा बंद कर देंगे, या उन्हें उस बड़ी गीगा फैक्ट्री और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अपना पसंदीदा कंपैरेटिव मोट नजर आएगा? एक तरफ वो निकलते हुए कैश को देख के डेफिनेटली घबराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसी कंपनी को नजरअंदाज भी नहीं कर पाएंगे जिसने अपनी सप्लाई चेन पर इतना पूरा कब्जा कर लिया है और ऑटो इंडस्ट्री में 34% जैसा बेहतरीन मार्जिन दे रही है। तो फिर क्या करेगा एक वैल्यू इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में? यहाँ हमें एक्सप्लिसिटली बताए गए खतरों और उन खतरों के बीच छुपे हुए रिस्क्स दोनों को तोलना होगा। एक्सप्लिसिट रिस्क तो वही है जो मैनेजमेंट ने खुद बताया, ब्रांड ट्रस्ट और सर्विस का इशू। हाँ, लेकिन हिडन रिस्क क्या है? हिडन रिस्क ये है कि जब तक लगातार 15,000 गाड़ियां हर महीने नहीं बिकती, तब तक ये कंपनी मुनाफा नहीं कमाएगी और कैश जलाता रहेगा। यानी एग्जीक्यूशन का खतरा अभी भी पूरी तरह से जिंदा है। 7 दिन का सर्विस बैकलॉग कम जरूर हुआ है, पर किसी भी कस्टमर के लिए 7 दिन वेट करना परेशानी है। बिल्कुल, वहां एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है अभी। अगर इस एनालिसिस से हम एक चेकलिस्ट बनाएं, रेड फ्लैग्स और पॉजिटिव सिग्नल्स की, तो दोनों तरफ पॉइंट्स मिलते हैं। लाल झंडी ये है कि जब सेल्स टाइमलाइन और कैश रनवे पर सवाल हुआ तो जवाब गोलमोल थे। ब्रेक इवन आने से पहले अभी भी काफी रिस्क है। हाँ, वेग आंसर्स एक क्लियर रेड फ्लैग होते हैं किसी भी कॉन कॉल में। लेकिन हरे सिग्नल भी उतने ही मजबूत हैं। उनका ग्रॉस मार्जिन जो 34% तक पहुंचा है,
और वो कोई छोटी बात नहीं है। गीगा फैक्ट्री काम कर रही है, PLI मिल चुका है और टेक्नोलॉजी का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। टेक रोड मैप पर उनकी विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। अगर किसी को अपने 10 लाख रुपए ऐसी किसी कहानी में लगाने हों, तो क्या इस स्टेडी स्टेट वाले नए रूप पर भरोसा किया जा सकता है, या अभी भी ये एक कच्ची और रिस्की स्टार्टअप स्टोरी ही बनी हुई है? देखिए, आज की तारीख में मैं कहूंगी कि ये कंपनी एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ट्रांजिशन फेज आप कह रही हैं, हाँ। पिछले सालों में इनकी कहानी थी कि हम सबसे तेज हैं, हम हर जगह हैं। एग्रेसिव हाइपर ग्रोथ। एग्जैक्टली। हाँ। अब उनकी कहानी है कि हम सबसे सस्ते में बनाते हैं और हम अब अपनी सर्विस को ठीक कर रहे हैं। यानी एक स्पेक्युलेटिव ग्रोथ स्टोरी से प्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन स्टोरी बनने की कोशिश। सही पकड़ा आपने। जो कोई भी इस बिजनेस मॉडल को देख रहा है, उसे ये तय करना होगा कि क्या इनकी मैनेजमेंट वाकई जमीन पर अपनी गलतियों को जल्द से जल्द ठीक कर सकती है। क्योंकि आखिर में ग्राउंड रियलिटी मैटर करती है। बिल्कुल। बैटरी कितनी भी अच्छी हो और फैक्ट्री कितनी भी बड़ी हो, अगर खराब सर्विस के डर से लोगों ने शोरूम आना ही बंद कर दिया, तो सारे मार्जिन्स पेपर पे ही रह जाएंगे। बहुत ही ठोस बात कही आपने। चलिए अब इन सभी पहलुओं को सुनने वालों के लिए एक बहुत ही आसान भाषा में समराइज कर देते हैं। पहली बात, असलियत में हो क्या रहा है इस कंपनी में? असलियत में कंपनी की सेल्स थोड़ी गिरी हुई हैं क्योंकि उनकी सर्विस खराब थी और लोग परेशान थे। पर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने गाड़ी बनाने में अपना मुनाफा काफी बढ़ा लिया है और अपने दफ्तर और रोजमर्रा के खर्चे ओपेक्स को लगभग आधा कर दिया है। साथ ही इनके खुद की बनाई सेल्फ फैक्ट्री अब रियलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन कर रही है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब दूसरी बात, मैनेजमेंट क्या कहना चाहती है इन नतीजों के जरिए? मैनेजमेंट का संदेश इस बार साफ है कि उन्होंने जितना मोटा पैसा फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी पर खर्च करना था, वो फेज अब खत्म हो चुका है। तो आगे कोई बड़ा नया कैपेक्स नहीं आने वाला? नहीं, उनका आगे का अब एक ही मकसद है कि जो फ्रेमवर्क बन गया है उस पर सही से काम किया जाए। उन्हें अब सिर्फ सर्विस इंप्रूव करके अपने ग्राहकों का ब्रांड ट्रस्ट वापस जीतना है। और अब तीसरी और सबसे अहम बात, इन सब से एक समझदार निवेशक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? निष्कर्ष ये निकलता है कि इनके पास लेगेसी प्लेयर्स और दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ने के लिए एक बेहतरीन टेक मोट और फैक्ट्री तो जरूर है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूशन इज की। वही तो, जब तक वो हर महीने तय की हुई 15,000 गाड़ियां बेचने का आंकड़ा लगातार पार नहीं करते, तब तक प्रॉफिटेबिलिटी पर खतरा मंडराता रहेगा। बिना एग्जैक्ट टाइमलाइन के सब कुछ सिर्फ इस बात पे टिका है कि जमीन पर इनकी स्पीड क्या रहती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में। अगर हम इसको एक फाइनल इन्वेस्टर व्यू से देखें तो ये रुख काफी चौकन्ना रहने वाला है, यानी लीन टुवर्ड्स कॉशियस और वेट एंड वॉच का ही लगता है मुझे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हवा में तीर चलाने का समय गया। मार्केट आखिरकार सिर्फ हकीकत और एक्चुअल ग्राउंड नंबर्स को सम्मान देता है, ना कि सिर्फ पर्दे पर दिखाए गए सपनों को। ये जो अचानक पिट स्टॉप उन्होंने लिया है, वो आगे की लंबी रेस जीतने के लिए कारगर साबित हुआ या नहीं, ये आने वाले कुछ ही महीनों में उनके ग्राउंड सेल्स नंबर्स साफ-साफ बता देंगे। हाँ, एग्जीक्यूशन का आगे का रास्ता ही सब तय करेगा। जाते जाते मैं सभी सुनने वालों के लिए एक और प्रोवोकेटिव विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस पूरी अर्निंग्स कॉल में जिस तरह से लगातार एनर्जी स्टोरेज, नई सेल टेक्नोलॉजी और BSES का बार बार जिक्र हुआ, हाँ, वो काफी प्रोमिनेंट था इस बार। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर ओला इलेक्ट्रिक का मुख्य धंधा गाड़ियां बेचना रही नहीं? ओ, ये काफी बड़ा थॉट है। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ये पूरी दुनिया के लिए सिर्फ बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का एक विशाल हब बन जाए और ये पूरा स्कूटर बिजनेस सिर्फ उनकी उस बड़ी एम्बिशन को टेस्ट करने का एक छोटा सा जरिया था? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसे डेफिनेटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस गहरी बात पर आप लोग अपने आप से सवाल कीजिए और सोचिएगा जरूर। और एक जरूरी डिस्क्लेमर सुनने वालों के लिए, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस एनालिसिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सब लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकें।